बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम वो ममालिक जो इस रीजनल वॉर का पार्ट है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऑन फुल फ्लेज जो है वो सफारतकारी कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जिस तरीके से इस वक्त अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इस वक्त रशिया के ऑफिशियल टूर पर रहे हैं। इससे पहले वो ओमान में गए थे और ख़ास तौर पर कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे और ख़ास तौर पर कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से और तमाम तर जो मिडल ईस्ट के अंदर सनेरियो हैं या कि ईरान के जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ममालिक है, इस हवाले से ओमान में गुफ्तगू हुई है। उससे पहले आपने देखा कि अब्बास अरागची साहब पाकिस्तान आए थे और फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात उन्होंने की थी, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की थी। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया के इस ऑफिशियल टूर के बाद इस अब्बास अरागची का जो है वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका पाकिस्तान फिर आने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब वाइट हाउस के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था वो तो हमने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि उन्होंने ये कहा था कि इस जो इंसिडेंट का जो कनेक्शन है वो कोई जंग से नहीं मिलता, लेकिन किस से मिलता है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ जो नेगोशिएशंस का मामला है, जिस सेकंड राउंड की हम बात कर रहे हैं या जिस इस्लामाबाद अकॉर्ड की हमने पिछले कई प्रोग्राम कर डाले हैं, वो मामला किस तरीके से जा रहा है। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से आज फिर जो हमारा गज़ब लिल हक ऑपरेशन है वो बड़ा कामयाबी से जारी और सारी है। और दूसरी जानिब जो नाकाम कोशिश पेनिट्रेशन की जा रही थी तालिबान की जानिब से, उनको जवाबी वार में जो कामयाबी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रही है वो मेरे ख़्याल में ओवरवेलमिंग किस्म की जो है वो अप्रिशिएटेबल है। इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और थर्डली प्रोग्राम में आज ज़रा हम सियासी माहौल के हवाले से भी पाकिस्तान की बात करेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई हमें देखने को मिल रही है, लेकिन असल इसकी क्या रूट कॉज है, वॉर सिचुएशन से ज़रा इसको रिलेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब प्रोग्राम के पहले चंक में जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब हैं और अशरफ शरीफ साहब हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो USA ईरान इजराइल वॉर के तनाजुर में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद जो अब्बास अरागची की एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो इस वक्त रशिया वो पहुँच चुके हैं, ओमान से बाद जो है वो टूर इस वक्त रशिया का वो कर रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। सर जी, सूरत हाल सबके सामने है और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की कामयाबी भी बड़ी वाज़ह नजर आ रही है जी, क्योंकि अभी ईरान के जो वफद वापस चला गया था और अमरीकी वफद भी मामले को छोड़ के चला गया था। उन्होंने कहा हमारे मुतालबात नहीं माने और हमारी तसल्ली नहीं हो रही। उसके बाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की बात चली थी जिसमें अमरीकी तो अभी तक नहीं आए, लेकिन ईरान के जो सफारतकार हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके साथी, उनकी टीम वो आई है पाकिस्तान। और पाकिस्तान आने के बाद फिर उन्होंने ओमान का भी चक्कर लगाया और वो रूस में मुलाकातें कर रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है पाकिस्तानी सफारतकारी का असर तो बहुत वाज़ेह नज़र आता है जी। और अब ईरान ने तहरीरी मुतालबात भी दिए हैं और तहरीरी तजावीज़ दी हैं अमरीका को, जो अमरीका पहुँच गई हैं। और उन तजावीज़ में ये बात है कि पहले आबनाए हुर्मुज़ का मामला हल कर लेते हैं, आप ब्लॉकेट उठाएं, हम आबनाए हुर्मुज़ को खुला छोड़ देते हैं तमाम ममालिक की तजारत के लिए और वहाँ से रुकावट नहीं होगी ईरान की तरफ से। तो जो एटमी मामला है उसको इसके बाद हल कर लेंगे। 2 स्टेजेस में जंग को टालने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेज ये है कि अपने हुर्मुज़ का मामला, जिससे अमेरिका और उसके हलीफों को बहुत ज़्यादा मायसूस नुकसान भी हो रहा है जी। और अमेरिका को यहाँ फौज लानी पड़ी है, बहरिया लानी पड़ी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ले आने पड़े हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं होता, ये एक कैरियर फ्लीट होता है, इसके साथ 20-25 और जंगी जहाज होते हैं इसकी हिफाजत के लिए। और इसके जो जिस इलाके में ये मौजूद हो उस इलाके में उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों से घेरा डाला होता है। तो ये 2 एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, एक बहरा रूम में है, एक बहरा अरब में है और उन ईरानी बंदरगाहों का ब्लॉकेट किया हुआ है। तो अगर ये ब्लॉकेट में उठाएं तो ईरानी आपने हुर्मुज़ को खोल देंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है
जो एटमी मामलात हैं, यानी ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम सरेंडर करे और ये कहे कि आइंदा से वो एटमी नहीं करेगा, ना ही एटम हथियार बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया आपका। जरा मुझे ये बताइएगा काइंडली, खास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आप कह रहे हैं कि ये एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि ये पॉइंट रखा गया है कि पहले फेज़ पे ज़रा आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन आप नहीं समझते कि जहां दूसरी जानिब अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है तो उसका मेन पॉइंट यही है कि ख़ास तौर पर एटमी और जौहरी मामला जो है और अफजूदा यूरेनियम के मुंतकिली के हवाले से उन्होंने ये प्रीएम्प्टिव तौर पर ये वॉर स्टार्ट की थी। तो आप क्या समझते हैं कि वाइट हाउस में और आज डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम पॉइंट्स पे एक इजलास भी करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पेंटागन और वाइट हाउस इस हवाले से क्या फैसला सामने लाएगी? जी ब्रिगेडियर साहब। नजर है वो तो यही है कि ईरान को गैर मुसल्लह कर देना चाहिए एटमी तौर पर, और वो गैर मुसल्लह करने के लिए दो बातें हैं। एक तो ईरान ये तस्लीम करे कि वो आइंदा से एनरिचमेंट नहीं करेगा और एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और जो कुछ उसके पास है एटमी हथियारों के ज़िम्मे में, जो एनरिच यूरेनियम है, वो अमेरिका के हवाले कर दे। अब ये बड़ी सख्त शर्तें हैं जिसमें कौमी खुद मुख्तारी भी सरनगू होती है, और ईरान के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा इन मुतालिबात को मानो मानना, लेकिन कुछ ले और देकर एक दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। ईरान के जो पास अफजूदा यूरेनियम है उसको कोई इंटरनेशनल कंसोर्शियम जो है न्यूक्लियर ताकतों का या अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके जरिए कोई अंदाजा, कोई एक प्लान बनाया जा सकता है, कोई एक सिस्टम वज़ा किया जा सकता है जिससे वो सिक्योर हो जाए। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल ही रिसर्च ना करे, ईरान का नुक्ता नज़र ये है कि वो उनका ये इंसानी हक है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एटमी एनर्जी को पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करना और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एटमी एनर्जी का इस्तेमाल करना तमाम ममालिक का हक है। तो ईरान को क्यों ये हक नहीं दिया जा रहा? दूसरा ईरान का मुतालबा ये भी है कि इजराइल की एटमी कुव्वत को भी फिर न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, आपने ईरानी ये कहते हैं कि अगर हमें आपने न्यूट्रलाइज करना है तो फिर इजराइल को भी करें, क्योंकि इजराइल तो एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां देता है। उसने गैर कानूनी तौर पर एटमी हथियार रखे हुए हैं जिनकी वजह से ईरान को एटमी रिसर्च करनी पड़ी और एटमी हथियारों की तरफ देखना पड़ा। अगर इजराइल को कंट्रोल कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए एक बड़ा सही मुबैदा मुआवन अमर साबित होगा, क्योंकि दूसरे मुल्कों को जो तहरीक होती है एटमी हथियार बनाने की, ठीक है सर, इजराइल पॉइंट इस रवैये की वजह से है। जी पॉइंट आ गया आपका। अशरफ शरीफ साहब जी हमारे साथ हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे इसमें यह बताएं कि जहां हम एटमी या जौहरी मामले की बात कर रहे हैं, मीनिंग बाय कि अगर चीज़ आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जहां हम बात करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक ब्रेक थ्रू हो जाता है और वहां पे जो बंदिश है या ब्लॉकेट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया हुआ है तो वो खुल जाता है। तो दूसरी जानिब अशरफ शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी अशरफ शरीफ साहब, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। ज़रा मुझे ये बता दें कि आप क्या समझते हैं, जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अगर खुल जाता है तो मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो ये वॉर का स्टार्ट होना ही, अशरफ शरीफ साहब, ये वॉर का स्टार्ट होना ही जौहरी मामला जो है वो एटमी पावर बनना ईरान के हवाले से, इस हवाले से इसराइल और यूएसए ने। अशरफ शरीफ साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही, आई थिंक सो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। मुझे ब्रिगेडियर साहब आप सर जवाब दे दें, ज़रा ख़ास तौर पर ये बता दें। अशरफ शरीफ साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बता दें, मेरा जो मेन पॉइंट है, एटमी जौहरी मामला हल हो गया अगर उस पर कोई ना कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, लेकिन ईरान ने तो ये कहा है कि लेबनान तक सीज फायर को
परमानेंट किया जाए। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट आपके सामने है कि इस वक्त वायलेशन ऑफ सीज फायर की जा रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से करवाया गया था और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वहां पर हमले नहीं होंगे। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास को इन्वॉल्व कर दिया गया है और अब डायरेक्ट नेगोशिएशंस कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो नहीं करेगा, दूसरी तरफ इजराइल नहीं करेगा। ये क्या मामला है सर, इस हवाले से बताएं। देखिए, इजराइल पर अमेरिका दबाव डालने की पोजीशन में है, क्योंकि उसका तो जो उसके पास फौजी साजो सामान है वो सब अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका हर साल उनको एक बड़ी खतीर रकम फौजी इमदाद की सूरत में देता है, और इसराइल के पास जो इस वक्त आयरन डोम मिसाइल सिस्टम्स हैं, काउंटर मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सब अमेरिका के दिए हुए हैं। इनको तो पाना ही अमेरिका ने था। इन इसराइल को बनाया भी दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम जीतने वालों ने था। तो इसराइल का तो मुरब्बी है अमेरिका। अगर अमेरिका इसराइल को कह दे कि ये आपने ज्यादा जारहाना कार्रवाइयां अब और नहीं करनी, तो वो रुक जाएंगे। वो तो नहीं कर सकते अमेरिका के सामने। असल बात यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा जाएं, तो लेबनान का मसला भी हल हो जाएगा। क्योंकि ये तो असूली तौर पर तो अमेरिका मान चुका है कि इजराइल को लेबनान के ऊपर हमला करके उसकी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए, मज़ीद तोसी पसंदी उस तरफ नहीं होनी चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी का जो है वो एहतराम करना चाहिए तमाम ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक। तो ये एक मैंने फौजी कार्रवाई कर ली और अब ये इलाका मेरा हो गया, ये कोई अच्छा इस्तेदलाल नहीं है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स माने हुए हैं उन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को एहतराम करना अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों में से बुनियादी असूल है। तो वो मामला जो लेबनान का है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना असल में जौहरी मामला है। नहीं, इसमें खतरनाक सर किस तरीके से ब्रिगेडियर साहब नहीं है, मुझे जरा आप बताएंगे काइंडली। मुझे एक चीज बताएं कि जब, अगर आपको याद हो कि जब आरजी सीज फायर हुआ था, तो उस वक्त ईरान ने सबसे पहले पॉइंट ये रखा था कि हमारे जो प्रॉक्सीज या अलाइज हैं उसमें ईरान सर फहरिस्त है, उस पर नहीं होगी किसी भी किस्म की बर्बरियत। तो क्या फिर जिस तरीके से पहले तो हम गाजा की सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बाद लेबनान की सिचुएशन हम देखते हैं, तो आप नहीं समझते कि अगर ईरान इस पे भी कंप्रोमाइज करके वो समझे कि जौहरी जो है वो इंपॉर्टेंट है मामला, तो फिर फ्यूचर में तो मामला खराब। देखें, तरजीहात के मुताबिक इस वक्त सबसे अहम मामला जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का खुलना है, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत जो है उस पर उसकी जद पड़ती है जब तक वो बंद रहेगा। दूसरा मामला अमेरिका जिसने हमला किया उसका तो कलीदी नुक्ता ही यह था कि यह हमला ईरान को जौहरी ताकत हासिल करने से रोकने के लिए था। और फिर मामला आता है लेबनान का। तो ये इसी तरतीब में मामला हल हो सकते हैं अगर पहले आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, दुनिया को सांस लेने का मौका मिले, और फिर ईरान का जो जौहरी मामला है वो किसी कुछ असूलों के जरिए, सालिसी के जरिए और दूसरी बड़ी ताकतें जो है उनसे उनके मशवरे के जरिए पॉइंट आ गया हो सकता है। पॉइंट आ गया सर। मैं आता हूँ ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ। अशरफ सर आप बताएं, खास तौर पर इस जो न्यूक्लियर या जौहरी मामला है जो इस वक्त अब्बास अरागची इस वक्त रशिया में पहुंचे हुए हैं, आप क्या समझते हैं ओमान वाली मुलाकात और रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होने जा रही है, आप क्या समझते हैं, क्या ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? और इलाके के इस तरह के मामला होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका भी लगता है। हमने शाम में भी देखा कि शाम से इसके पास ऐसी गैसेज हैं जो अताबी गैसेज जिससे बड़े पैमाने पे धमाके हो सकती हैं, तो भी रशिया दरमियान में ये सारा रीजन जो है जहाँ पे अमेरिकी अड्डे नहीं है जिस जगह पे, वो सारे रशिया के किसी न किसी शक्ल में इत्तेहादी रहे और अभी है। रशिया की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट भी उनको मिलती है, बैन डिप्लोमेसी में कि रशिया जो है वो उनको बैक करता है इन बातों। ईरान इस वक्त एक बड़े डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट में है और के फौजी बल्कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इसे अब सफारती सतह पे हल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस कोशिश का एक सिरा जो है वो पाकिस्तान के पास है।
दूसरा सीधा यह है कि ईरान के इस पूरे रीजन के अंदर जिन जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान उनको भी इसमें एतमाद में अपने तौर पर एक दूसरे ये है कि पाकिस्तान कंसल्टेशन कर रहा है, उन ममालिक को इत्माद में दे रहा है। एक नुक्ता नजर जो दूसरा आ रहा है हमारे सामने वो ईरान का है। इसी बात पे हमें ये दिखाई दिया है कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात से कटे नहीं, हम नाराज होकर घर नहीं बैठे, हम मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, लेकिन किसी नुक्ते पे अगर एतराज हमें है तो वो एतराज दूर किया जाए जी। फिर उन्होंने मुज़ाकराती अमल पे रशिया को एतमाद में लिया जी। ओमान जो है उसे ओमान इस खत्ते में एक कहने को खतरा मुल्क है, लेकिन सफारती सतह पे और उसकी गैर जागीरदारी के हवाले से एक अहम पोजीशन उसकी बनती है, तो उसे भी इत्माद में लिया। अब पाकिस्तान, ओमान और रशिया, ये तीन ममालिक जो हैं जी, ये ज्यादा बात इन पे हो रही है। पहले अगर आपको याद हो जी तो तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान की बात हो रही थी जी, और उसमें कतर की बात हो रही थी। अब ये नई चेन है, तो इसका मतलब है एजेंडे के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि जिसमें ये दो ममालिक हो रहे हैं, ओमान और रशिया, ईरान के नुक्ता नजर से। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जौहरी अफूदा यूरेनियम जो है, इस हवाले से शायद रशिया का कोई रोल बन सकता है, या ईरान ये चाहता है कि जिम्मेदारी रशिया ले, ये एक हो सकती है बात इसके सामने जी। तो हो सकती इसी बात से रशिया के साथ बातचीत हो रही है। फिर रशिया से मुमकिन तौर पे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से सेटल नहीं होता तो आबना हुर्मुज़ को दूसरी नाकाबंदी से आजाद कराने के लिए जी, और इस रीजन के अंदर मकामी जो रियासतें हैं उनकी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के हवाले से जो सपोर्ट रशिया से हासिल की जानी है, उस हवाले से भी उससे एतमाद मिल रहा है। तो मेरा यह ख्याल है कि इस दौरे और इस दौरे के दौरान इन ममालिक के साथ जो मुशावरत है ईरान की, इसके पीछे ये वाले पॉइंट्स मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी बताएं मुझे कि काइंडली कि व्हाइट हाउस का जो हमला हुआ है, आप क्या समझते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है व्हाइट हाउस की जानिब से? क्योंकि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जहां हम कहते हैं कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होती है, उस दूसरी जानिब ट्रंप पर हमला हो जाना और फिर ट्रंप का ये स्टेटमेंट कहना कि ये जंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस पर क्या कन्फ्यूजन है? उमर साहब, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी को आप देखिए, बल्कि थ्रू आउट पर्सनालिटी देखिए जी, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे जी, उस वक्त भी उनके जो सॉफ्ट थे और जिस तरह से बिहेव करते थे और वो अटेंशन लेने के लिए जो जो कुछ करते रहे हैं जी, उन सबको अगर देखा जाए जी, तो जो शक में इजहार कर रहे हैं कि ये कुछ प्लान किस्म का है, इवेंट या फास्ट ट्रैक है, एक्टिविटी है, तो ये इसमें मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये इस तरह की कोई एक्टिविटी है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके सामने कई चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अभी जंग के हवाले से जो अमेरिका की गलतियां हैं वो तवज्जो का मरकज ना नहीं, वो तनकीद की जंग में ना आए। इसी तरह की वो एक्सट्रीम फाइल वाला जो मामला है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो वो ऐसे इवेंट, मुसलसल तनाव का शिकार जो बनाए रखे माहौल को, वो इवेंट क्रिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और उनमें से एक इवेंट ये भी हो सकता है, ये बड़ा संगीन मामला होता है, किसी की जान लेना या हमले के इस तरह का, तो ये एक संगीन मामला जी। यकीनी तौर पे अमेरिका के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और वो इदारे जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को भी, ये उनकी सलाहियत की एक सवाल तो आता है, लेकिन ये सवाल और उस पर गौर करना ये छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि डिबेट किस तरफ चली गई। वो डिबेट जो जिसपे बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगले चंद दिन में कांग्रेस से मंजूरी लेनी है जंग के हवाले से, ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी करवट नहीं बैठ रहे, और फिर हमें ये बात हो रही कि अगर ये ठंडा माहौल हो तो एप्सिन फाइल का दोबारा से बात हो, तो अब वो तो चीजें एक दफा पीछे चली गई।
अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का हामी वहाँ पे प्रेस है, वो इस बात को जाहिर है ज्यादा उछाल रहा है, इस पे बात भी कर रहा है कि ये हमला होना वो एक बहुत बड़ी बात है और इनकी जान जा सकती थी। इस तरह संगीत जो है तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। एक जो रेटिंग डाउन हो चुकी है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की, उसको हाई करने की एक मेरे ख्याल में कोई कोशिश थी। उसके साथ साथ मुझे अगर थोड़ा सा मुझे इसमें ये बताएं कि आप क्या समझते हैं अपकमिंग जो मिड टर्म है उसके अंदर कुछ बेहतरी ला सकेंगे? फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मेरा ख्याल है कि मिड टर्म के अंदर अभी तक जो सर्वेज आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं। ठीक है। बल्कि पिछले जो सर्वे आया था उसमें तो 70% से नीचे ज्यादा चले गई थी उनकी गैर मकबूल। बिल्कुल बिल्कुल 30% तक आ गई है, 30% तक। जी। अब इस सूरत हाल के साथ मिड टर्म जीतना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन बहरहाल ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा। सर थैंक यू सो मच। अशरफ साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद मजीद इस पे गुफ्तगू करेंगे और खासतौर पे अफगानिस्तान वाले इशू पर भी आते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।